एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई एक बंदा को मारकर वहां से उड़ाकर फेंक देती है। ये देखकर किंसु और गाओ कहता है कि ऐसा लगा जैसे कि यहाँ से कुछ उड़कर गया हो, लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वहां पर सेवेंथ प्रिंस के सभी लोग बेहोश होते हैं और बाई सेवेंथ प्रिंस को भी पीट कर रख दी होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे पीटने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये सुनकर वो उसे एक लात और मार देती है। ये देखकर किंसु उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये इतना ज्यादा वायलेंट है कि इसका कोई ओपोनेंट है ही नहीं तो आखिर ये पकड़ कैसे ली गई। गाओ कहता है कि मैं भी कब से यही क्वेश्चन पूछना चाहता था। तभी किंसु जाकर सेवेंथ प्रिंस को उठाते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक तो है ना। वो उसे थैंक्स बोलकर फिर से अपना स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं मून डायनेस्टी का डिग्निफाइड सेवेंथ प्रिंस इसके जैसा एक छोटी सी डीमन से डील नहीं कर पा रहा है। तभी किंसु उससे कहता है कि आप थोड़ा सा बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते हैं। वैसे भी ये लिटिल डीमन काफी ज्यादा झगड़ालू है, आपके जैसा ऑर्डिनरी पर्सन इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता है। आप एक डिग्निफाइड प्रिंस से आपको इससे कम्पीट करने की जरूरत है ही नहीं। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, वैसे भी आज मैं यहाँ पर उस गधे 18th सन ऑफ गॉड से डील करने आया हूँ, उसे मेरे सामने आने भी मत देना, नहीं तो मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलकर वो उससे पूछता है कि हाँ भाई आखिर तुम्हारा नाम क्या है। किंसु उससे कहता है कि सच बोलो तो मैं ही वो गधा हूँ जिसके बारे में अभी अभी आपने कहा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से उससे दूर होकर कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे अप्रोच किए थे ना ताकि तुम मुझ पर स्नेक अटैक कर सको, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया, आखिर मैं हूँ ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट। ये बोलकर वो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी फिर से बाई उसे अपने हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे आईक्यू को देखकर मुझे नहीं लगता कि स्नेक अटैक की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग चाय पीने के लिए उसी टेबल पर बैठ गए होते हैं और वो लोग सेवेंथ प्रिंस को भी वहां पर बैठा दिए होते हैं और कुछ देर के बाद धीरे धीरे सेवेंथ प्रिंस होश में आने लगा होता है। उससे जागता देखकर किंसु उससे कहता है अरे तुम होश में आ गए, लो एक कप चाय पी लो। किंसु को देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। किंसु उससे कहते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है, क्यों ना हम लोग बैठकर बातें करते हैं। सेवेंथ प्रिंस उसका हाथ हटाते हुए कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसका कॉलर पकड़कर बहुत ही गुस्से में उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर बाई फिर से अपने हैमर के साथ आ जाती है। ये देखकर तो सेवेंथ प्रिंस के फट जाती है और वो उसके कॉलर को छोड़कर कहता है कि हम इसके बारे में बात करके खत्म कर सकते हैं, वैसे भी मुझे भी थोड़ा सा प्यास लगा ही है। इसके बाद वो उनके साथ बैठकर चाय पीने लगता है और उससे बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिछली बार तुम्हारे उस चीज के कारण 3 प्रिंस और 2 प्रिंसेस इंजर्ड हो गई थी और मैं ही सबसे ज्यादा कम इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कंपेंसेशन के लिए आया हूँ। किंसु कहता है कि उन सभी चीजों के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी के बारे में तुम कुछ जानते हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, फैंक्शन सेरेमनी का नाम चेंज करके दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी कर दिया जाएगा और उसका स्किल भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये सभी चेंजेस अभी कुछ देर पहले ही हुआ है और मैंने भी ये एक्सीडेंटली अपने फादर को किसी के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। ये सब सुनकर किंसु उठते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भागकर कहीं जाने लगता है। ये देखकर सेवेंथ प्रिंस पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, जल्दी से वहीं पर रुक जाओ। तुमने अभी कहा था कि हमारे मैटर को डील करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाले हो। ये सुनकर किंसु कहता है ओ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ये बोलकर वो उस पर अपने ठंडर से हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और किंसु उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटा सा प्रिंस मेरे सामने डिसरिस्पेक्ट होने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अब और सहूंगा। ये देखकर वो कहता है कि तुम तो एक गधे हो, क्या तुम एक सन ऑफ गॉड कहलाने के वर्दी भी हो। वहीं पर किंसु काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ पर आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि आज इतना ज्यादा थंडरिंग क्यों हो रहा है। वहीं पर किंसु उसे मारते हुए कहता है कि हमारे सेट का ट्रेजर को मुझे धोखा देकर बेचवाने के लिए यही तुम्हारा पहला गलती है और मेरा डिसरिस्पेक्ट करना तुम्हारा दूसरी गलती है। इसी तरह वह सभी चीजें याद कर करके उसे बहुत ही मारते रहता है। ये देखकर वो अपना जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारते ही रहता है। तभी गाऊ उसके पास जाकर कहता है कि मून डायनेस्टी काफी ज्यादा इम्पोजिंग है, इसलिए उसे मत मारिए। किंसु कहता है कि इसे बांध कर कमरे में बंद करके रख दो और वो करने के बाद मून डायनेस्टी को ये मैसेज भेजवा देना कि अगर वो लोग इसे बचाना चाहते हैं तो अपने साथ पैसा लेकर जरूर आए। मैं चाहता हूँ कि इसने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका 10 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। इसके बाद अगले सीन में सेवेंथ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि अपने चमचे से 18th का हालचाल पूछता है। वो बताता है कि वहाँ पर कुछ अविश्वसनीय चीज हो गया है। सेवेंथ हैरानी से पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं सेवेंथ प्रिंस ने 18th को परेशान नहीं किया है या फिर उसने 18th को कुछ ज्यादा ही मार पीट दिया है। वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इसका उल्टा ही हो गया है। 18th ने सेवेंथ प्रिंस को मार पीट कर उसे होस्टेज बना लिया है। ये सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो उसे आगे बता रहा होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने एक मैसेज भी भेजा है कि अगर वो लोग सेवेंथ प्रिंस को छुड़ाना चाहते हैं तो वो लोग पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी किए हैं उसका 10 गुना पैसा लेकर आ जाएं, नहीं तो वो सेवेंथ प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सेवेंथ काफी हैरानी से कहता है
है कि तुम्हें नहीं लगता है कि 18th इन कुछ दिनों में काफी ज्यादा बदल गया है। ना सिर्फ उसने 11th को इंसल्ट किया है बल्कि उसने 7th प्रिंस को भी किडनैप कर लिया है। वो तो काफी ज्यादा बदल गया है। पहले तो मुझे लगा था कि 18th का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना सबसे आसान होगा, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वहीं पर उसका चमचा कह रहा होता है तो क्या अब हम लोग क्या कोई मूव लेने वाले हैं? शायद हम लोग 18th और मून डायनेस्टी के बीच का प्रॉब्लम से अपना फायदा निकाल सकते हैं। 7th कहता है अभी नहीं, अभी सिर्फ देखो कि आखिर होता क्या है। एक्चुअली मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर 18th अब अपना कौन सा कार्ड चलता है। इसके बाद 18th को दिखाते हैं जहाँ पर गाओ उसे 7 फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि युवा मेन सेक्ट का कोर फाउंडेशन है। यहाँ तक कि सन्स ऑफ गॉड भी क्वालिफाई नहीं है वहाँ पर पैर रखने के लिए। वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड हमारे सेक्ट का फाउंडेशन है और हमारे 7 पैट्रियार्च भी उनके क्रिएशन में भाग लिए थे। अगर आप उनमें से किसी एक पर जाना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बस किसी एक पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड है 3 पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बना हुआ है। ये सुनकर किंसु पूछता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं पता था? वो बताता है क्योंकि आप पहले इन सब के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे, आप सिर्फ अपना एनर्जी उन्हीं फीमेल डीमन पर बर्बाद किया करते रहते थे। ये सुनकर वो कहता है क्या सच में ऐसा ही था? तभी वो पूछता है अगर फीमेल डीमंस की बात करो तो बाई के अलावा मुझे और कोई डीमंस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? गाओ कहता है क्योंकि ये सब इसी बाई के कारण हुआ है, सिर्फ एक ही होस्टेस तुम्हारे मेंशन में रह सकती है। यही बोलकर वो बहुत ही सारा पैसा का यूज करके सभी फीमेल डीमंस को उनका घर भेजवा दी है और खुद ही यहाँ पे रह गई है। तभी किंसु चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? गाओ सोचते हुए कहता है कि आपने अपने पूरा फैमिली को प्रॉपर्टी बेच दिया है, इन पूरे सालों में आपका पूरा फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, तो आखिर पैसा आया कहाँ से मुझे भी नहीं पता। तभी किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना सारा पैसा लाई कहाँ से? वो बताती है कि मैं जू वेबा से उधार ली हूँ। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा हैरानी से कहता है जू वेबा यानी कि 14th सन ऑफ गॉड। अब हम लोग गए 14th पिग स्किन के नाम से जाना जाता है। वो मेरा ही वाला बिजनेस करता है लेकिन उसका ट्रेड करने का तरीका मुझसे काफी ज्यादा डार्क है। वो अपने सन ऑफ गॉड वाला आइडेंटिटी का यूज करके लोगों को बिल्कुल पिग की तरह स्लॉटर करता है और करने के बाद वो उनके स्किन को भी पील करके निकाल लेता है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा घबरा गया होता है और वो उससे पूछता है कि तुम तो बस एक छोटी सी डीमन हो, तो उसने तुम्हें इतना सारा पैसा आसानी से दे कैसे दिया? उन सभी डीमंस को वापस भेजने का खर्चा तो काफी ज्यादा आया होगा ना? वो कहती है मैंने कब कहा कि मैं अपने नाम पर उधार ली हूँ, मैं तो तुम्हारे नाम पर उधार ली हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारने जाने लगता है लेकिन गाओ उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर बहुत ही जोरों का आवाज होता है और वो लोग देखते हैं कि एक फ्लोटिंग आइलैंड पर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है। ये देखकर काफी सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि ऐसा हुआ काफी ज्यादा टाइम हो गया है ना और ये मून आइलैंड से आ रहा है, कहीं युवा ने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना? दूसरा कहता है युवा नहीं बल्कि थर्ड सन ऑफ गॉड स्पिरिचुअल रीला में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया है और ये विजुअल फिनोमिना काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो तो एक लूनर डिवाइन बॉडी बिल्कुल रिजर्व करते हैं। वहीं पर सिस्टम किंसु से कहता है कि एक प्रोविजनल चेक इन टास्क आया है, मून आइलैंड पर जाकर चेक इन करो। ये देखकर वो सोचते हैं कि फ्लोटिंग आइलैंड पर चेक इन करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुली साइन इन कर लेता हूँ तो उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। वहीं पर मून आइलैंड का दरवाजा खुलता है और थर्ड सन ऑफ गॉड बाहर निकलते हैं। उसे आता देखकर सभी लोग थर्ड को रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में आप ही युवा मेन सेक्ट का लीडर बनेंगे। वहीं पर ये देखकर किंसु कहता है कि मुझे थर्ड का कल्टीवेशन के बारे में तो पता नहीं है लेकिन वो कुछ ज्यादा शो ऑफ करने वाला है। भाई कहते हैं कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इस तरह के बिहेवियर को हिटिंग द वॉल कहते हैं। ये सुनकर किंसु कहता है कि तुम्हारा काफी अच्छा कल्चर है। तभी एक पर्सन उनसे पूछता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को देखने के बाद तुम लोग नील डाउन क्यों नहीं किए थे? गाओ बताता है कि ये 18th सन ऑफ गॉड है, जब सन्स ऑफ गॉड एक दूसरे से मिलते हैं तो नील डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे देखकर थर्ड कहता है तो तुम ही 18th हो, काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं ना? वैसे भी तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसा ही गुड फॉर नथिंग हो। ये सुनकर 18th उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अब जबकि हम लोग काफी लंबे समय बाद मिल ही गए हैं तो क्यों ना आप मुझे गेस्ट की तरह मून आइलैंड पर इनवाइट करें। थर्ड कहता है तुम मेरा गेस्ट बन सकते हो लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं एम्परर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 18th कहता है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम इससे कभी भी आकर मुझसे ले सकते हो। और सोचता है कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ पे रखा हुआ है मुझे ही नहीं पता। ट्रांसमिग्रेट होने के बाद मैंने पूरे मेंशन में ढूंढा था लेकिन मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि थर्ड किंसू से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना ऊपर आकर बातें करते हैं। ये बोलकर वो अपने फ्लोटिंग आइलैंड पर चला जाता है और किंसू को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर 18th वहाँ पर कैसे जाएगा। दूसरा कहता है बकवास करना बंद कर दो, 18 तो उड़ सकता नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है वो वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा। कुछ और लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसका भी क्या फायदा होगा, वो तो बॉडी टेम्परिंग स्टेज में फंसा हुआ है। लेकिन किंसू उन सभी लोगों के बातों को इग्नोर करके वहाँ पर बैठकर एक बहुत ही बड़ा छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि वो जंप कर गया, लेकिन बॉडी टेम्परिंग में होने के कारण उसका बॉडी में उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं होगा कि वो वहां तक जा सके। तभी किंसू गाओ को अपने हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और किंसू उसके बॉडी पर अपना पैर रखकर दोबारा से छलांग लगा देता है। ऐसे करते करते वो 2-3 बार करने के बाद वहां पर लगभग पहुंच ही जाता है। ये देखकर वो लोग देखते ही रह जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है, बिना दांतियान के तुम लगातार इतनी दूर छलांग लगा ही नहीं सकते हो। दूसरा काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कहीं इसका मतलब उसने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना, ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है, कहीं इसका मतलब उसने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू करके मार्शल रिलम में पहुंच तो नहीं किया है ना, अगर ऐसी बात है तो वो तो उड़ सकता है। वहीं पर किंसू वहां पर जाते हुए सोच रहा होता है कि इन्फिनाइट दांतियान से बिल्कुल यही उम्मीद थी, जब दूसरे लोग बॉडी टेम्परिंग में रहते हैं तो उनके दांतियान में कोई भी पावर नहीं होता है, लेकिन मेरे पास इन्फिनाइट स्पिरिचुअल पावर वाला दांतियान है, ये तो सिर्फ नेचुरल है कि मैं इतना ज्यादा हाई जंप कर सकता हूँ। यही सोचते सोचते वो मून आइलैंड पर जाकर लैंड कर जाता है। उसे देखकर थर्ड कहता है कि दूसरा का हेल्प लेना सिर्फ तुम्हें इजी रास्ता को चुन सकते हो। वहीं पर सिस्टम उसे वहां पर साइन इन करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक सोलर डिवाइन बॉडी देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा है। सोलर डिवाइन बॉडी तो लेजेंडरी डिवाइन बॉडीज में से एक है। ये सोचकर वो कहता है नो वंडर कि युवा सेट के सभी अप्रेंटिस फ्लोटिंग आइलैंड पर आकर कल्टीवेट करने का सपना देखते हैं। डिवाइन बॉडी का पावर तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर बाकी जगहों की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी थर्ड उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये सब सपना देखने का फायदा भी क्या होगा, अगर तुम फ्लोटिंग आइलैंड में कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें किसी पैट्रियट के फेवर को रिसीव करना पड़ेगा और उनका अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। तभी वहां पर मौजूद थर्ड का चमचा हाँ में हाँ जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड ही इन फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई हैं, और तुम्हारे जैसा जिसके पास तो एक मोर्टल बॉडी और मोर्टल लाइफ है, यहाँ पर आने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। अगर थर्ड नहीं चाहते तो तुम कभी भी यहाँ पर पैर भी नहीं रख पाते। तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा लकी हो। ये सुनकर किंसू थर्ड से कहता है कि तुम्हारा कुत्ता मुझ पर कुछ ज्यादा भौंक रहा है, अगर वो खुद को वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं मैं गलती से उसका हाथ पैर ही ना तोड़ के रख दूं। तभी थर्ड कहता है अपनी फालतू की बातें यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझे लाकर दे दो। किंसू कहता है मेरे पास है ही नहीं। ये सुनकर वो गुस्से में कहता मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। किंसू कहता है कि मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम जाकर उसे ढूंढ सकते हो, और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर थर्ड का चमचा चिल्लाते हुए कहता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को धोखा देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो जाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन किंसू उसे काफी आसानी से डॉज करके उसे एक मुक्का उसके फेस पर मारते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नॉजी हो रहे थे। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा चौंक गया होता है और वो सोचता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड मुझे फुल मून का स्किल दिए हैं, आज मैं उसे तुम पर ही यूज करूंगा। ये बोलकर वो अपना फुल मून का स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किंसू अपने एक स्किल जो कि उसे सिस्टम दिया होता है उसका यूज करके वो एक फायर से बना हुआ डॉग को समन करता है जो कि उसके मून को खा जाता है। ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर किंसू कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ऑफेंड कर दिया है, इसलिए तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने डॉग को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़कते हुए चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन वो फिर भी अपने डॉग को नहीं रोकता है जो कि जाकर उसके पैर में काट लेता है और वो चिल्लाने लगा होता है। वहीं पर किंसू उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारा डॉग वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं गलती से मेरे हाथ से उसका पैर न टूट जाए। इतना बोलकर वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि डॉग इट्स द मून स्किल जो मुझे सिस्टम दिया था इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर थर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसने सच में मेरे मून स्किल को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है। किंसू उससे कहता है कि तुमने अपने डॉग को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था तो मैंने कर दिया। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना लूनर बॉडी का रिलीज करते हुए उससे कहता है कि जल्दी से अपने घुटने पर आकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किंसू कहता है क्या होगा अगर मैं नहीं करता हूँ तो। थर्ड कहता है तुम ट्राई कर सकते हो। ये बोलकर वो अपना डिवाइन बॉडी का यूज करने लगता है जिससे पूरा का पूरा आसमान डार्क हो जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग कहने लगे होते हैं कि अचानक ये आसमान डार्क क्यों हो गया है। दूसरा कहता है कि शायद थर्ड सन ऑफ गॉड अपना लूनर डिवाइन बॉडी को सॉप कर रहा होगा। तीसरा कहता है कि हेवन और अर्थ को भी बदल सकता है। ये बॉडी तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। 18th सन ऑफ गॉड ने सच में उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो वो नहीं बचेगा। ये देखकर गाँव भी घबराते हुए कह रहा होता है कि उसका लूनर बॉडी में हेवन और अर्थ को ऑपरेट करने का
पावर है, मुझे डर है कि 18 सन ऑफ गॉड इस पर तो गया। वहीं पर थर्ड उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी तुम नील डाउन करो। ये बोलकर वो उस पर अपना ग्रेविटी वाला पावर का यूज करके उससे जबरदस्ती नील डाउन करवाने की कोशिश कर रहा होता है। किंसु खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगा, तुम उसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। ये बोलकर वो अपना सोलर डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर किंसु का बॉडी में से एक छोटा सा सन निकलकर पूरा का पूरा उजाला कर देता है। ये देखकर नीचे मौजूद सभी लोग अपना आंखें बंद करते हुए कहने लगे होते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें तो अंधी होने लगी है, अरे ये तो लेजेंडरी सोलर डिवाइन बॉडी है। वहीं पर गाओ भी अपना आंखें पूरी तरह से छुपाते हुए कह रहा होता है कि 18th ने तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट कर रख दिया। जहां तक मुझे पता है कि ये सोलर डिवाइन बॉडी लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाकर किंसु का और भी ज्यादा हौसला बढ़ाने लगता है। वहीं पर फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहां पर थर्ड नीचे आ जाता है और वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो सोच रहा होता है डैम इट, इसका सोलर डिवाइन बॉडी ने मेरे लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है। तभी किंसु उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ही मेरे सामने नील डाउन करने वाले हो। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि माना कि तुमने मेरे बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता ही है, लेकिन तभी सन आइलैंड के पैट्रियट यांग मिंग आकर उसे रुकने के लिए बोलते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसे अटैक करने से रोक देते हैं। उन्हें देखकर नीचे सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और ये देखकर किंसु सोच रहा होता है कि ये सातों फ्लोटिंग आइलैंड में से सन आइलैंड का पैट्रियट है, इनका पावर कितना ज्यादा ओवर बियरिंग है। वहीं पर वो किंसु से कहते हैं कि तुमने सोलर डिवाइन बॉडी का अवेकन किया है, आज से तुम मेरे जगह को रिस्पेक्ट देकर मेरे सन आइलैंड पर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सब सुनकर नीचे मौजूद लोग सभी ज्यादा काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा लकी निकला कि वो सच में एक पैट्रियट को अप्रेंटिस का जैसा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा तो पिछले 100 सालों में कभी हुआ ही नहीं। दूसरा कहता है हाँ, यहाँ तक कि सभी पैट्रियट में से यांग मिंग ही टॉप पर आते हैं, अब तो किंसु का पूरा लाइफ बदलने वाला है। तीसरा कहता है अब जलने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उसने इतना क्रिटिकल टाइम में एंशिएंट टाइम का सोलर डिवाइन बॉडी जो अवेकन किया है। वहीं पर वो 18 सन ऑफ गॉड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, इसलिए वो जाते हुए थर्ड से कहता है अब हम लोग बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि किंसु के बच्चे, मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा, एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर यांग उससे कहते हैं कि सोलर डिवाइन बॉडी और वो भी सन बॉडी के साथ युवा मैन ने हजारों सालों में नहीं देखा है और वो भी इतने कम कल्टीवेशन रिलम में, ये तो और भी ज्यादा रेयर है, इसके बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। आज से तुम इस सन आइलैंड को कंट्रोल करोगे। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनके द्वारा दिया हुआ सन आइलैंड का टोकन को लेते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, और सोचता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे पूरा का पूरा सन आइलैंड कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं, पैट्रियट मिंग मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड हो रहे हैं। वहीं पर वो कहते हैं कि तुम काफी सालों से कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारा भी वक्त आने लगा है, अब तुम्हें तुम्हारा पियरलेस डिवाइन बॉडी को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम पावरफुल बनोगे तब जैसे कि शॉट आसमान की तरफ पॉइंट किया जाएगा वो पूरा का पूरा जनरेशन को खत्म कर देगा, इससे तुम्हारा फादर का रेपुटेशन भी अब ठीक होने लगेगा। ये सब सुनकर वो कहता है मैं समझ गया। इसके बाद 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसके चमचे के कारण उसे सब कुछ पता चल गया होता है। ये जानकर वो कहता है कि किंसु के पास उसका एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वो अपने ट्रम्प कार्ड को चलेगा तो उससे 3rd सन ऑफ गॉड का पूरा हालत खराब हो जाएगा और हेवन और अर्थ पूरी तरह से हिल जाएगा। यहाँ तक कि पैट्रियट यांग मिंग से भी वो फेवर रिसीव कर पाया है। किंसु तो सच में काफी अच्छे तरह से अपने ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखा था। उसका चमचा कहता है कि चाहे कितना ही डीप वो क्यों ना उसे हाइड करके रखा हो, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी छुपा कर नहीं रख सकता है। वैसे भी वो आपसे कंपेयर कैसे किया जा सकता है, असली ट्रम्प कार्ड तो आपके पास है। अब जबकि 18th ने अपना ट्रम्प कार्ड का यूज कर ही लिया है, तो क्या अब हम लोगों का मूव चलना स्टार्ट कर देना चाहिए? 7th कहते हैं अभी नहीं, अभी सिर्फ देखते रहो। हालांकि वो अब किसी पैट्रियट का अप्रेंटिस बन गया है, लेकिन सभी पैट्रियट किसी भी सन ऑफ गॉड के झमेले में टांग नहीं अड़ाते हैं। अब उसके जैसा गधी के पास एक फ्लोटिंग आइलैंड है, सिर्फ यही फैक्ट काफी सारे लोगों को एकदम चौंका कर रख देगा। और अगला मैटर तो इससे भी और भी ज्यादा स्प्लेंडेड होने वाला है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 11th एक बीस्ट से फाइट करके उसे खत्म कर देता है और काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि वो गुड फॉर नथिंग किंसू के बच्चे ने सोलर बॉडी को अवेकन किया है और उससे तो एक फ्लोटिंग आइलैंड भी मिल गया है। ये सब तो बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसकी सेविका उससे कहती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले उसने आपके नौकर जैंग क्वान को भी मारा था। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कहीं इसका मतलब वो मुझे किसी तरह का कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उसका सोलर डिवाइन बॉडी एंशिएंट बॉडी कंस्टिट्यूशन का सबसे ग्रेट बॉडी है। अगर मैं उससे उसका डिवाइन बॉडी छीन लेता हूँ तो एम्परर के फाइट में मेरा जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मून डायनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर मून डायनेस्टी के 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि 9th प्रिंसेस का कल्टीवेशन और भी ज्यादा प्रोफाउंड होते जा रहा है। मून डायनेस्टी का फाइट कहलाने के लिए अब तो बिल्कुल वर्दी है। दूसरा कहता है कि अगर कुछ टाइम और दिया जाए तो वो एम्परर के पोजीशन के लिए फाइट में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी वो नीचे आ जाती है और जैसे वो नीचे आती है लोंगसियांग किंगडम का प्रिंस जिसका नाम लिन यू होता है वो 9th प्रिंसेस को जूलिंग पिल देते हुए कहता है कि इसे मैं अपने किंगडम से लेकर आया हूँ, इसको खाने के बाद आपका विटैलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये देखकर वो कहते हैं कि लोंगसियांग किंगडम सच में काफी ज्यादा प्रोस्पेरस है, इसलिए आप रैंडमली जूलिंग पिल जैसा प्रीशियस पिल मुझे दे रहे हैं। लिन कहते हैं कि हालांकि हमारे यहाँ नेचुरल मटेरियल का कोई भी शॉर्टेज नहीं है लेकिन मैं फिर भी रैंडमली किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। और हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि आप मेरा इंटेंशन समझ तो रहे हैं ना। ये सुनकर वो कहती है आप जरूर मजाक कर रहे होंगे ना, मैं अभी युवा मिन सेक्टर जा रही हूँ, तब तक आप यहाँ पर मून डायनेस्टी में रह सकते हैं। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं चालाक हूँ और मेरे आइस बॉडी के कारण मैं और भी ज्यादा स्पेशल हूँ। माना कि तुम किसी किंगडम के प्रिंस हो लेकिन तुम मेरे लिए वर्दी नहीं हो। मेरा दाव पार्टनर होने का कंडीशन है कि वो एक डिवाइन बॉडी को पोजेस करे। एग्जाम्पल के लिए 3rd सन ऑफ गॉड मून डिवाइन बॉडी को पोजेस करते हैं और कल्टीवेशन के लिए मून आइलैंड में भी एंटर कर चुके हैं। उसी तरह के पियरलेस फ्लाइट को तो मैं फॉलो करना चाहूंगी। वहीं पर प्रिंस लिन कहते हैं कि आप युवा मिन सेक्टर जा रही है, मैंने सुना है कि 7th प्रिंस को वो गुड फॉर नथिंग 18th सन ऑफ गॉड ने किडनैप कर लिया है, क्या आप वहाँ पर उसी मैटर के लिए जा रही है। वो एटीट्यूड के साथ कहते हैं बिल्कुल हाँ, इन कई सालों में तुम सभी लोगों ने 18th को ट्रिक करके कई सारे गलत काम करवाए हो, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मेरे भाई को पकड़ लिया है और उसके बदले 10 गुना ज्यादा मांग रहा है। लिन उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको ये हैंडल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं किंसू को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लालची, डरपोक और इनकम्पिटेंट है, मैं इसे आपके लिए सेटल कर सकता हूँ। वो कहती है इसके लिए आपको खुद को परेशानी में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका जैसा सन ऑफ गॉड मेरे सामने कुछ है भी नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और जाते हुए सोच रही होती है कि इस बार मैं युवा सेक्टर सिर्फ अपने भाई को बचाने नहीं जा रही हूँ बल्कि सबसे जरूरी मैं एक आइस स्पिरिट मेडिसिन मांगने जा रही हूँ। ये एक डिवाइन मेडिसिन है जिसका क्वालिटी इमोर्टल एलिक्सर के बाद ही आता है। अगर मैं अपने आइस कल्केडोनी बॉडी को इवॉल्व करके सन किंग बॉडी में बदलना चाहती हूँ तो मुझे ये डिवाइन मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। पास्ट में 3rd सन ऑफ गॉड और मैं मिली थी और वो मेरे ब्यूटी पर लट्टू ही हो गया था, वो मेरे रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी मना कर ही नहीं सकता है। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर किंसू बैठा होता है, बाई एक स्पिरिचुअल फ्रूट खा रही होती है और गाउ उसे बधाई दे रहा होता है सन आइलैंड पर कंट्रोल लेने के लिए और कहता है कि ये एक पियरलेस ट्रेजर हाउस है, आज तक किसी भी सन ऑफ गॉड ने ये नहीं किया है जो आपने करके दिखा दिया है। लगता है कि पैट्रियट यांग मिंग आपके ऊपर कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। ये सुनकर किंसू थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है क्या ट्रेजर हाउस? मैं ये जानता हूँ कि फ्लोटिंग आइलैंड कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन ये ट्रेजर हाउस क्या है? वो बताता है कि सभी पैट्रियाज में से यांग मिंग के पास ही नेचुरल मटेरियल और ट्रेजर को कलेक्ट करने का हॉबी है। उनमें से हर एक ट्रेजर हेवन और अर्थ का क्रिएशन है और सभी का सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि उनके पास इमोर्टल एलिक्सर भी है। ये सुनकर किंसू काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है क्या वो भी है? ये बोलकर वो सोचते हैं कि जितना प्रकार का इमोर्टल एलिक्सर है वो सिर्फ एक ही है, मतलब एक प्रकार का एक ही इमोर्टल एलिक्सर है और उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उसे लेने के बाद कोई भी अपना लाइफ दोबारा से जी सकता है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर गलत है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 15 दिन तक लगातार क्लाउड पीक पर साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक तरह का पिल्स देता है। उसे लेकर किंसू कहता है कि ये किसी को भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है और मार्शल रिलम का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को भी बना सकता है। वैसे मैं भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था, अच्छा हुआ कि मुझे ये पिल्स मिल गया और मुझे किसी और दिन का इंतजार करने की जरूरत है भी नहीं। ये बोलकर वो उसे खाकर वहीं पर ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि युवा सेक्टर पहुंच गई होती है और आकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले अपने भाई के अफेयर को डील करना पड़ेगा, उसके बाद 3rd के पास जाऊंगी एलिक्सर लेने के लिए। तभी वहां से गाँव गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, उसका आवाज वो सुन लेती है। उससे अचानक वहां पर देखकर वो पूछते हैं कि 9th प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है कि तुम ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो, जल्दी से बताओ कि वो गधा 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है। गाँव उससे कहते हैं कि अब जबकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि 18th सन ऑफ गॉड पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं
नहीं रहा, अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है, इसलिए उसके सामने अपने शब्दों को अच्छे से चुन चुनकर यूज करना। ये सुनकर वो इरिटेट होते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिन तक नहीं देखा है और तुम यहाँ पर आकर इतना सारा बकवास करने लगे हो, जल्दी से मुझे 18th के पास लेकर चलो। गाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे फॉलो कीजिए। ये बोलकर वो उसे 18th के पास लेकर जाने लगता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मार्शल रिले में पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है बिना किसी चीज का यूज किए बिना उड़ना। इस रिले में बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे बॉडी से एक ऐसा तरह का ऑरा निकलता है जो कि बॉडी को हवा में उड़ा सकता है। और मार्शल रिलम का फाउंडेशन का क्वालिटी इस पर डिपेंड करता है कि तुम ब्रेक थ्रू करते वक्त कितना ज्यादा इनिशिएशन ऑरा को ऑब्जर्व करते हो, तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगती है जो कि काफी दूर से भी देखी जा सकती थी। उससे अचानक देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर वो क्या हो रहा है वहां पर। गाओ देखकर बताता है कि शायद वहां पर कोई मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो बिल्कुल वहीं से आ रहा है जहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड गए थे, कहीं इसका मतलब वही तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो कुछ दिन पहले बॉडी टेम्परिंग के स्टेज 4 में थे, वो कैसे कर सकते हैं। वहीं पर ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है क्या मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू, यहाँ तक कि आसमान में भी काले बादल जमा हो गए हैं। और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि इनिशिएशन ऑरा बिल्कुल किसी ह्यूज पिलर जैसा लग रहा है। इतना बोलकर वो गाँव से कहते हैं कि मेरे जैसा जीनियस का वक्त भी मेरे बारे में काफी छोटा सा ऑरा का पिलर बना था जिसका थिकनेस एक हाथ के जितना भी नहीं था। मैंने कभी भी इस पर्सन के बारे में नहीं सुना है जो कि अभी मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग और गॉर्जियस है, यही बंदे को तो युवा सेक्ट का सबसे पहले जीनियस कहलाना चाहिए। ये बोलकर वो वहां पर उससे मिलने जाने लगती है और उससे कहते हैं कि मैं 18 से बाद में मिल लूंगी। ये बोलकर वो वहां पर जाकर देखने लगती है। तभी गाओ अपना आंखें पोंछते हुए देखकर कहता है कि ये तो सच में 18 सन ऑफ गॉड ही ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया होता है और वो उठकर अपना करंट स्ट्रेंथ को ट्राई करने लगता है, जिससे वो पत्थर को तोड़कर रख देता है। और वो सोचता है कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर सकता है। जो मूव मैंने अभी यूज किया है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब मेरा बॉडी की स्पिरिचुअल पावर भी काफी जल्दी खत्म होगा। लेकिन मेरे पास इन्फिनाइट दांतियन है, इसलिए मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक गई होती है और सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर था, ये तो बिल्कुल एंडलेस लग रहा है, आखिर उसको बॉडी में कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी किंसू उन्हें नोटिस कर लेता है और उसे देखकर गाओ से पूछता है कि ये कौन है। वो अपने स्टाइल में कहते हैं कि मैं साओ मिंग्यू हूँ, मून डायनेस्टी के नाइन्थ प्रिंसेस। मैंने अभी अभी आपको मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करते हुए देखा और आपका फाउंडेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे कि मैं अपने लाइफ में पहली बार देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने चली आई। ये सुनकर किंसू उससे कहता है कि कहीं यहाँ पर तुम सेवेंथ प्रिंस को छुड़ाने तो नहीं आए हो ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है बिल्कुल सही, मुझे पता नहीं था कि आप इसके बारे में जानते होंगे, मैं यहाँ पर उस 18 सन ऑफ गॉड किंसू के बच्चे को सबक सिखाने आई हूँ। किंसू उससे पूछता है और वो तुम कैसे करोगे। वो थोड़ी सी गुस्से और अपने एटीट्यूड में कह रही होती है वो गधा तो एक मोटल बॉडी और मोटल लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा मूर्ख है। नेचुरली वो एक ही थप्पड़ में रोने लगता है और अपने मम्मी को बुलाने लगता है, इसलिए वो कोई भी क्राइम कमिट करने के बारे में सोचता भी नहीं था। गाओ उससे कहने की कोशिश कर रहा होता है कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनिए। ये सुनकर वो उसी पर भड़क जाते हैं कि पता नहीं उस किंसू के बच्चे ने तुम्हें कौन सा दवा खिला दिया है कि तुम उससे इतना ज्यादा डर रहे हो। आखिर तुम इतना ज्यादा डर कैसे सकते हो, तुम अभी भी डिवाइन एम्पायर और एंशिएंट किंगडम के एक बिजनेसमैन हो। तभी किंसू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है। माना कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन फिर भी किंसू एक सन ऑफ गॉड है, तुम उसका जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना, मेरी नजरों में तो वो हमेशा के लिए गधा ही रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि युवा सेक्ट का कोई भी लोग उसे सीरियसली लेते ही नहीं है, ये उसी का लकी दिन है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर किंसू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि आप जरूर एक डिस्टिंग्विश, एलिगेंट और गिफ्टेड जेंटलमैन है, सिर्फ यहाँ पर खड़ा होने पर ही आप कंपेलिंग ऑरा रिलीज कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप भी कोई सन ऑफ गॉड ही होंगे, वैसे आखिर आपका नंबर क्या है। किंसू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं एक सन ऑफ गॉड ही हूँ और मैं 18 सन ऑफ गॉड हूँ। ये सुनकर वो उसे रिस्पेक्ट पे करते हुए कहते हैं कि आपके जैसा हैंडसम पर्सन तो, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस कर लेती है, उसे याद आ जाता है कि वो 18 से बोला है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हैरानी से कहती है क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड किंसू हो। किंसू उसके करीब जाकर कहता है क्यों, तुम काफी ज्यादा चौंक गई हो क्या। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर भागती है और पूछती है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। गाओ उससे कहता है हाँ यही 18 सन ऑफ गॉड किंसू है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। किंसू उससे कहता है कि नाइन्थ प्रिंसेस आप कुछ देर पहले कुछ ज्यादा रूड हो रही थी, मेरे ही सामने मुझे बार बार लूजर बोल रही थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गार्बेज हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता है। ये बोलकर वो उस पर अपना ठंडर से हमला कर देता है। वो उसे टॉर्च करते हुए कहते हैं कि हम दोनों ही सेम एज के ही है, लेकिन मैं तुमसे पहले मार्शल रिले में पहुंची थी, इसलिए तुम मेरे ओपोनेंट बिल्कुल हो ही नहीं। ये बोलकर वो अपना आइस बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।